हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा जो वीएलडीए का सिलेबस था उसके अंदर एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन को हम 1 या 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग या फिर एक्सटेंशन मतलब कि प्रसार। कि यह एक ऐसी एजुकेशन होगी, एक प्रकार की नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी जो कि लोगों को दी जाती है ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी स्किल बढ़े, उनका एटीट्यूड, उनकी समझ आदि के अंदर इजाफा हो। यानी कि उनकी ये चीज़ें स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड ये चीज़ें बढ़े और उनका समाज के अंदर सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर दोनों क्या हो, ऊंचा उठे। एक्सटेंशन एजुकेशन को सोल ऑफ वेटनरी भी बोला जाता है, सोल ऑफ वेटनरी भी बोला जाता है। इसके अलावा जो यह शब्द है एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका सबसे पहली बार ब्रिटेन के अंदर प्रयोग हुआ था। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। और फादर ऑफ एक्सटेंशन किसको बोला जाता है? फादर ऑफ एक्सटेंशन बोला जाता है किसको? जेम्स स्टीवर्ट को। जेम्स स्टीवर्ट को बोला जाता है। लेकिन फादर ऑफ एक्सटेंशन बोला जाता है जेम्स स्टीवर्ट को, लेकिन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बोला जाता है जेपी लीगन को। किसको? जेपी लीगन को। एक्सटेंशन को बोला जाता है सोल ऑफ वेटनरी। सबसे पहले ये शब्द यूज किया था ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट आता हमारा AHE। AHE का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, जिसके अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जो जो भी स्कीमें होती है उनका प्रसार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये स्कीमें आई हुई है, आप इन स्कीमों का फ़ायदा ले सकते हैं और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये चीज़ें हम पशुपालकों को बताते हैं। जो एक्सटेंशन वर्ड था, एक्सटेंशन वर्ड, इस शब्द का सबसे पहले यूज किया था वोरहेस ने। किसने? वोरहेस ने। इसके अलावा फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसको बोला जाता है? डॉक्टर KN सिंह को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्स का मतलब होगा आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। इसके बाद एक्सटेंशन साइंस। एक्सटेंशन साइंस एक बुक थी। एक्सटेंशन साइंस क्या है? एक बुक है जिसके जो राइटर है वो कौन है? एन रोलिंग। एन रोलिंग। एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा कि हम घर घर जाकर या फिर एक ग्रुप को इकट्ठा करके उनको किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्या कि हम गांव के चारों तरफ रोल कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन साइंस को किसने लिखा था? रोलिंग ने लिखा था। ऐसे याद कर सकते हैं। जो एक्सटेंशन के प्रिंसिपल्स हैं, एक्सटेंशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वे किसने दिए थे? वे दिए थे जेपी लीगन ने। किसने दिए थे? जेपी लीगन ने। जो बेसिक यूनिट होती है एक्सटेंशन की वो क्या होती है? फैमिली। क्या होती है? फैमिली। एक परिवार है वो क्या होती है? प्रसार शिक्षा की आधारभूत इकाई होती है। इसके अलावा जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वह कैसी होगी? इनफॉर्मल होगी या फिर नॉन फॉर्मल होगी? यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होगी जो कि हम स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस के अंदर लेते हैं। इनफॉर्मल ऐसी एजुकेशन होगी जिसके जो बच्चा अपने घर पर लेता है। जैसे कि बच्चे को सिखाया जाता है कि बड़ों को नमस्कार बोलो, बड़ों को राम राम बोलो, बड़ों के पाँव छुओ। ऐसी ये होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये वो होगी जिसके अंदर कोई टारगेट फिक्स नहीं होता। यह स्कूल व कॉलेजों के बाहर दी जाती है। यह लोगों की समस्याओं के ऊपर आधारित होती है। इसके अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होता। किसी भी एज वर्ग के जो पीपल्स होते हैं, लोग होंगे, वे यहाँ पर आ सकते हैं। और टू वे चैनल होता है। टू वे चैनल का मतलब क्या होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वे इन्वेंशन करते हैं, वो फार्मर्स तक आती है और फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम्स को कहाँ किसको बताते हैं? साइंटिस्ट को बताते हैं। ये होगा टू वे चैनल। टू वे चैनल। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है वन वे। क्या होती है? वन वे एजुकेशन होती है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके सीखना। करके सीखना। एक्सटेंशन एजुकेशन कितने प्रकार की होती है? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कैसी होगी? इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन होती है। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन होती है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि स्कूल, कॉलेजों के अंदर मिलती है। एक रेगुलर टाइम के बाद वहाँ पर एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। एक फिक्स सिलेबस होता है, एक फिक्स एम होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसके अलावा जो इनका शेड्यूल होता है वो भी फिक्स होता है। इनके अंदर हमें टाइम भी देना पड़ता है, हमारा खर्चा भी लगता है। जो बच्चा होगा, पढ़ रहा होगा, उसकी नॉलेज, स्किल ये बढ़ेंगी। तो
एक ही ग्रुप के, लगभग एक ही एज ग्रुप के वहाँ पर बच्चे देखने को मिलेंगे। इसके बाद उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी लगते हैं, और वन वे क्या होता है, ये एजुकेशन होता है। इनफॉर्मल कौन सी होगी? इनफॉर्मल होती है जो हम बिहेवियर रूप में देते हैं, जैसे कि घर पर हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, जो कि बच्चा कोई भी आदमी है वो जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक इस शिक्षा को, इनफॉर्मल को क्या करता है, ग्रहण करता रहता है। जैसे कि माता पिता के पैर छूना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ऐसी जो एजुकेशन होती है इनको इनफॉर्मल बोला जाता है। इसके अलावा आती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि स्कूल व कॉलेजों के बाहर दी जाती है, प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होती है, और इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम नहीं होता, और इसके अंदर किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति बैठ सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, और यह टू वे क्या होती है, एजुकेशन होती है। क्या होगी? टू वे एजुकेशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। एक्सटेंशन के जो टीचिंग मेथड होंगे वो कौन कौन से होंगे? इसके यह दो प्रकार से, दो सिस्टम पे बेस होगा, अकॉर्डिंग टू यूज और अकॉर्डिंग टू फॉर्म। अकॉर्डिंग टू यूज और अकॉर्डिंग टू फॉर्म। अकॉर्डिंग टू यूज के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट का मतलब होगा कि हम एक पर्सन के साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हर एक बंदे को क्या किया, फ़ोन किया, उनको बताया कि ये स्कीम आई हुई है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2, मैं उसके फार्म पे गया, उसके घर पे गया और वहाँ पर विजिट किया और घर जाकर बताया कि ये ऐसी ऐसी स्कीम है, इसको आप ऐसे ऐसे ले सकते हैं, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी होगी। मैं उसको पर्सनल लेटर लिख सकता हूँ। इसके अलावा कस्टमर केयर, जैसे कस्टमर केयर का हर एक इंडिविजुअल बंदे के पास सिंगल फ़ोन होता है, वैसे ही फ़ोन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप कॉन्टैक्ट। ग्रुप कॉन्टैक्ट के अंदर 2 से 50 तक आदमी होंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? पहली होगी डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम डेमो दिखाते हैं कि हम एक स्क्रीन के ऊपर उनको दिखाते हैं कि इस चीज़ से ऐसा रिजल्ट निकलेगा और आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। इसके अंदर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगा, इसके अलावा फ्रंट लाइट डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मीटिंग्स होंगी। मीटिंग्स के अंदर स्मॉल मीटिंग हो सकती है, सिम्पोजियम हो सकता है, पैनल डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा हडल, फिलिप्स 66, बज, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कॉन्फ्रेंस, डिबेट, वर्कशॉप, टूरिज्म और लेक्चर, ये चीज़ें हो सकती है। क्या हो सकती है? ये चीज़ें हो सकती है। अब जैसे अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल के बारे में कि हम सिंगल बंदे को क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, फ़ोन से बताएंगे कि ये स्कीमें हैं, आप इन स्कीम का ऐसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए। उसको फ़ोन कर सकते हैं, पर्सनल लेटर लिख सकते हैं। और मास मेथड के अंदर, जो हमने ये सेकंड मेथड किया था, जिसके अंदर हमने बताया कि मीटिंग्स हो सकती है या फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन भी क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, मास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मास कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होगा, जो व्यक्तियों की इसके अंदर संख्या होगी वो कितनी होगी? 50 से ज़्यादा होती है। क्या होगी? 50 से ज़्यादा। इसके अंदर इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो का, कैंपेन का, क्योंकि रेडियो पे बहुत ज़्यादा लोग सुन सकते हैं, कैंपेन के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, टेलीविज़न और फेयर, मेला और पब्लिकेशन। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हमने किया था इंडिविजुअल मेथड, इसके बाद ग्रुप के अंदर 2 से 50 व्यक्ति हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेशन का वास्तव में मतलब होता है प्रदर्शन। जैसे मेथड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम बताएंगे कि इस चीज़ को करने के लिए आप इस मेथड का यूज करेंगे। कोई भी हमारे पास वस्तु है, यह कैसे कार्य करती है, इस चीज़ को हम कैसे क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाएंगे, एक प्रदर्शनी के माध्यम में दिखाएंगे कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये ऐसे ऐसे काम करता है, ये हमारे पास दवाइयाँ हैं ये ऐसे काम करेगी। तो इसके अंदर मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, विधि के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो वस्तु कैसे काम करती है। नेक्स्ट आता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट में हम क्या करेंगे कि जो हम ये स्कीम लेकर आए हैं, इससे पहले इसी प्रकार की जो स्कीमें थी उनका क्या फ़ायदा था, और जो हमारी स्कीम है इससे इसका रिजल्ट क्या होगा, और दोनों के रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम दिखाते हैं। और जो फ्रंट लाइन है इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, मेथड को भी दिखाते हैं और उसके रिजल्ट को भी दिखाते हैं, नेक्स्ट आता है आपका
मीटिंग्स के बारे में हमने ये बता दिया था। मीटिंग्स के बारे में देखिए, स्मॉल मीटिंग होती है। स्मॉल मीटिंग के क्या होगा, एक छोटी मीटिंग होगी जिसके अंदर छोटी बातों के ऊपर चर्चा होती है। इसके बाद आता है सिम्पोजियम। सिम्पोजियम का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 3 से 6 साइंटिस्ट होंगे, एक किसी भी फील्ड से स्पेशलिस्ट होंगे उस फील्ड के। वे क्या करते हैं, हाफ मून शेप्ड की टेबल्स होते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और आपस में क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर, किसी भी चीज़ को बना रहे हैं वे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पैनल डिस्कशन के अंदर क्या करते हैं, पैनल डिस्कशन के अंदर एक पैनल होगा, उस पैनल के बेस के ऊपर कि ये हमारा पैनल है, इस पैनल के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हडल या फिलिप्स 66। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर 66 का मतलब क्या है, 66 यहाँ पर 6 आदमियों का समूह होगा और प्रत्येक आदमी को 6 मिनट दिए जाते हैं बोलने के लिए कि आप बताइए आपकी क्या समस्या है। पैनल के अंदर कोई चीज़ रखी जाएगी, पैनल डिस्कशन कि इस बारे में डिस्कशन करनी नहीं है हमको। हडल 66 6 आदमियों का ग्रुप, 6 मिनट बोला जाएगा। और बज के अंदर क्या होगा, जो बड़ा एक समूह होता है, ग्रुप होगा, उसको हम छोटे स्मॉल ग्रुप के अंदर तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद किसी भी चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आते हैं और उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा। डिबेट के अंदर क्या होगा, डिबेट के अंदर हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उस विषय के ऊपर क्या होता है, डिबेट होता है, पक्ष विपक्ष होता है। वर्कशॉप क्या होगा, वर्कशॉप के अंदर लर्निंग टू डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये चीज़ें देखते हैं कि करके सीखते हैं। टूरिज्म का मतलब होगा, हम टूर के ऊपर कहीं व्यक्तियों को घुमाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हुई थी। 30 से 50 व्यक्तियों का समूह, और लेक्चर के अंदर हम आगे व्यक्तियों को बिठाते हैं और उसके बाद लेक्चर देते हैं। मास कॉन्टैक्ट देखिए, मास कॉन्टैक्ट के अंदर इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर आते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, कैंपेन, फेयर, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्म और एड्स। इसके अंदर आता है रिटन। रिटन के अंदर क्या क्या दे सकते हैं, न्यूज़पेपर आ सकता है, लेटर्स आ सकता है, पब्लिकेशन आ सकता है। ऑडियो के अंदर क्या आ सकता है, टेप रिकॉर्डर जिसको हम सुन सकते हैं, रेडियो को भी सुन सकते हैं, टेलीफोन के ऊपर भी सुन सकते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट करेंगे, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, पीएएस का मतलब क्या होगा, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। ये फुल फॉर्म याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल। विजुअल के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर क्या होगा, जैसे कि पोस्टर, क्या होगा, पोस्टर। पोस्टर क्या होता है, एक आइडल जो पोस्टर होगा, एक जो आइडल पोस्टर होता है उसका जो साइज होगा वो होगा 50 बाई 75 सेंटीमीटर, 50 बाई 75 सेंटीमीटर। ये चीज़ें याद रखनी है। पोस्टर के लिए हमेशा एक बात याद रखिए, अगर पोस्टर का जिक्र आए तो आपको ABC ये चीज़ें याद रखनी है। ABC का मतलब क्या होगा, पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए, पोस्टर के ऊपर जो चीज़ें हैं वो ब्रीफ में लिखी होनी चाहिए, और नंबर 3 C क्लियर लिखी होनी चाहिए, क्लियर लिखी होनी चाहिए। इसके नेक्स्ट आता है हमारा चार्ट। इसके बाद आता है हमारा बोर्ड। क्या आता है, बोर्ड। बोर्ड के अंदर भी आपका कौन सा होता है, फ्लैश बोर्ड हो सकता है, सॉरी फ्लैश तो कार्ड होगा, बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा। एग्जीबिशन, कोई प्रदर्शनी लगा दी, फोटोग्राफ, ग्राफ दिखा दिया, स्पेसिमेन, ड्रामा। इसके बाद आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड के अंदर क्या होगा, फ्लैश कार्ड 10 से 12 होंगे और ये एक सीरीज के अंदर लगे होते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी होगी वह कैसे लिखी होती है, एक कहानी के रूप में चीज़ें लिखी होती है। जो फ्लैश कार्ड होता है वह 3S पे डिपेंड करता है। पोस्टर जैसे ABC के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वैसे ही फ्लैश जो कार्ड होगा वह 3S को फॉलो करता है। ऐसे सीक्वेंस के अंदर लिखा होना चाहिए, ऐसे ही स्टोरी टेलिंग कहानी के रूप में होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इसके अलावा सस्पेंस या फिर इंटरेस्टेड होना चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए या फिर इंटरेस्टेड होना चाहिए। ऐसे सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग, सस्पेंशन या फिर शॉर्ट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा बुलेटिन बोर्ड हो सकता है, डिस्प्ले बोर्ड हो सकता है, इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, बैनर हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड के अंदर क्या क्या हो सकता है, प्रोजेक्टेड के अंदर देखिए, प्रोजेक्टेड के अंदर एक होता है स्लाइड प्रोजेक्टर,
क्या होता है, एक होता है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या काम करता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है स्लाइड प्रोजेक्टर। एक होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर इनडायरेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो इनडायरेक्ट काम करता है, और जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। एक होता है आपका ओपेक प्रोजेक्टर। यह क्या करता है, जो चीज़ें के आर पार न देखा जाए उन चीज़ों को प्रोजेक्ट करने का काम करता है। यह किस पे काम करेगा, रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर इनडायरेक्ट पे, स्लाइड डायरेक्ट पे, और ओपेक किस पे काम करता है, रिफ्लेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म होंगी ये, और यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, ये पब्लिकेशन के रूप होते हैं कि पब्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि लीफलेट, ये क्वेश्चन अभी PSSB के अंदर भी आया हुआ था। लीफलेट के अंदर सिंगल प्रिंटेड पेज होता है, एक साइड से प्रिंटेड पेज होगा, सिंगल ही पेज होता है। फोल्डर, जैसे हम फोल्डर बना लेते हैं, उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट कि ये चीज़ें, ये फ़ोटो मेरी है, इसके अलावा ये चीज़ें पिताजी की है, ये फ़ोटो पिताजी की, ये फ़ोटो माताजी की, ये फोल्डर बना लिए। तो फोल्डर क्या होंगे, 2 से 3 फोल्ड हो सकते हैं। इसके अंदर फोल्डर के अंदर कितने फोल्ड हो सकते हैं, 2 से 3 फोल्ड हो सकते हैं। एक होता है हमारा पैम्पलेट। पैम्पलेट क्या होता है, जो फोल्डर होंगे ना, ये भी एक ही तरफ से क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, एक ही तरफ से प्रिंटेड होते हैं, किसी एक विषय के बारे में इसके ऊपर लिखा जाता है। जो पैम्पलेट होते हैं उसके ऊपर, उसके अंदर 3 से 12 पेजेज होंगे, 3 से 12 पेजेज होंगे, और यह बिना कवर की होती है। बिना कवर की एक क्या होगी, छोटी बुक्स टाइप होती है। बुलेटिन के अंदर कितने पेजेज होते हैं, बुलेटिन के अंदर होते हैं 12 से 20 पेजेज। कितने, 12 से 20 पेजेज। यह भी बिना कवर की होती है। एक होती है बुकलेट। बुकलेट के अंदर 20 से 50 पेज होंगे। देखिए, लीफलेट के अंदर 1 पेज, फोल्ड के अंदर 2 से 3 फोल्ड, पैम्पलेट के अंदर 3 से 12, इसके अलावा आपका बुलेटिन के अंदर 12 से 20, बुकलेट के अंदर 20 से 50 पेजेज होते हैं। इसके ऊपर कवरिंग भी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैगजीन। जैसे मैगजीन आती है, खेती के ऊपर मैगजीन आती है, योजना मैगजीन आती है। इसके अलावा आता है हमारा, नेक्स्ट आता है जर्नल। जर्नल क्या होगा, इसके अंदर जो भी साइंटिफिक या फिर कोई भी शोध पत्र होगा वे लिखे जाते हैं। सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर के अंदर क्या होगा, सर्कुलर लेटर एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा लिखे जाते हैं। किसी भी गांव के अंदर जो कैंप लगाए जाते हैं या सुविधा दी जाती है, उसके अंदर इसके बारे में जानकारी दी जाती है। एक होता है एडवाइस लेटर। एडवाइस लेटर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम पशुपालक को क्या करते हैं, समय समय पर एडवाइस देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं। पोस्टर का साइज 50 से 75 सेंटीमीटर, ये हमने बता दिया। ABC का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर। फ्लैश कार्ड के अंदर कितने हो गए, 10 से 12 पेजेज होते हैं। फ्लैश कार्ड के अंदर की फ्लैश कार्ड 10 रुपये का आता है, ऐसे याद रख लीजिए, 10 से 12। और इसके अंदर क्या होगा, 3S पे काम करता है, सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग, शॉर्ट और सस्पेंस। शॉर्ट और सस्पेंस। लीफलेट के अंदर एक पत्ता एक था। इसके बाद आपका कौन सा आया था, फोल्ड। फोल्ड कितने थे, 2 से 3 फोल्ड। इसके अलावा आपका पैम्पलेट आया था, जिसके अंदर क्या यूज किया था, 3 से 12। बुलेटिन आया था 12 से 20। बुकलेट आई थी 20 से 50। ये पेजेज होते हैं उसके अंदर। फ्लैश कार्ड 3S पे काम करता है। पोस्टर ABC पे काम करता है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के स्टेप कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें याद रखनी होगी आपको। AIDCAS, AIDCAS, AIDCAS। इसके अंदर क्या होगा, A का मतलब होता है अटेंशन, I का मतलब होता है इंटरेस्ट, कि कोई भी चीज़ें आई। अटेंशन का मतलब क्या होगा, जैसे ही कोई किसी चीज़ की डिस्कवरी हुई, नई चीज़ आई, नई इनोवेशन हुई, उसके बारे में पहले से ही जानकारी रखना। कोई मतलब कि कोई इनोवेशन आनी है किसी भी कंपनी से, तो हम उस कंपनी के बारे में हमें जानकारी होती है, हम समय समय पर देखते रहते हैं कि इनकी नई इनोवेशन कौन सी आती है। वो तो हो गया हमारा अटेंशन, कि किसी भी इनोवेशन के बारे में सिर्फ जानता हो, पहले तो जान लिया उसने। इसके बाद इंटरेस्ट, फिर उसका उस चीज़ के बारे में क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। सबसे पहले अटेंशन, इसके अंदर जो भी पशुपालक होगा किसी भी इनोवेशन के बारे में सिर्फ जानता है। इंटरेस्ट उसका, फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट जागेगा उसके अंदर, वह अपने आप को जागरूक करेगा।
और जो इनोवेशन था उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है। जानकारी कहाँ से मिल सकती है उसको? पोस्टर से मिल सकती है, ग्रुप से मिल सकती है, पब्लिकेशन से मिल सकती है। जैसे ही उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ उसके बाद उसके अंदर आएगी डिजायर कि इस इनोवेशन को मुझे अपना लेना चाहिए, मुझे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद आता कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब वह अपनी सहमति देता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सटेंशन का स्टेप होता है। इसके अंदर अपने आप को वह सेटिस्फाई करता है, अपने आप को कन्विक्शन करता है, सहमत करता है और दूसरे लोगों को भी क्या करता है, फिर जागरूक करने का काम करता है। इसके बाद वह उस जो इनोवेशन है उसके ऊपर क्या करता है, एक्शन लेता है और लास्ट में उसकी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन होगी। तो सबसे पहले अटेंशन और लास्ट स्टेप होता है सेटिस्फैक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा, कन्विक्शन, जिसके अंदर वह सहमति लेता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इनोवेशन अडोप्शन करो। इनोवेशन अडोप्शन करो के अंदर क्या होगा, सबसे पहले होते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स वे होंगे जो जैसे ही कोई भी इन्वेंशन हुई नई, उसको सबसे पहले अडोप्ट कर लिया। जैसे ही आई, जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने सबसे पहले उसको अडोप्ट कर लिया। ये कितने होते हैं, 2.5% होते हैं। इसके बाद आते हैं अर्ली अडोप्टर। अर्ली अडोप्टर क्या होंगे, इनोवेटर्स के बाद क्या आते हैं, अर्ली अडोप्टर आते हैं। इनको पता चला कि आ गई, उसके बाद थोड़ी जानकारी लेते हैं और उसको अडोप्ट कर लेते हैं। ये आते हैं 13.5%। इसके बाद आता है आपका अर्ली अडोप्टर के बाद आएगा अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी 34% होता है, ये अर्ली अडोप्टर के बाद आते हैं। और लेट मेजोरिटी भी 34% होगा, अर्ली मेजोरिटी के बाद आएंगे। इसके बाद आते हैं हमारा लेगार्ड्स। लेगार्ड्स कितने होते हैं, 16% होते हैं। ये सबसे लास्ट के अंदर क्या करते हैं, इनोवेशन को अपनाते हैं। क्या करते हैं, इनोवेशन को अपनाते हैं। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि एक आया था गुड़गांव प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट, गुड़गांव प्रोजेक्ट आया था 1920 के अंदर। गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया था, 1920 के अंदर आया था गुड़गांव के अंदर। एक आया था मजदूर मंजिल नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट। नीलोखेड़ी करनाल का एक प्रोजेक्ट था जहाँ पर आलू शोध संस्थान भी है। नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक भी है यहाँ पर नीलोखेड़ी के अंदर। मजदूर मंजिल, मजदूर मंजिल क्या था, रिफ्यूजीज को बसाने के लिए एक मुहिम चली थी, मजदूर मंजिल। और यह कहाँ से चली थी, नीलोखेड़ी से चली थी 1948 के अंदर। नेक्स्ट आता है KVS, की विलेज स्कीम। KVS का मतलब होता है की विलेज स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। ये चली थी 1952। फर्स्ट योजना आई थी उसके अंदर चलाई गई थी। नेक्स्ट आता है NES, ये भी इंपॉर्टेंट है। NES का मतलब क्या होता है, NES का मतलब होता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1953 के अंदर ये आई थी। इसके अलावा कुछ टर्म्स होती है जैसे कि स्टड बुल। स्टड बुल क्या होते हैं, जो प्रजनन के लिए बिल्कुल अच्छे होते हैं। और एक होता है स्क्रब बुल, जो कि क्या होते हैं, प्रजनन क्षमता जिनकी क्या होती है, खराब होती है। NES किसने चलाया था, भारत सरकार ने चलाया था। इसके बाद आता है हमारा ICDP। ICDP का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चला था 1965 में। हरियाणा बनने से 1 साल पहले ये किसके लिए चलाया गया था, गोवंश के लिए चलाया गया था। किसके लिए, गोवंश के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट आता हमारा KVK, कृषि विज्ञान केंद्र। ये देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खुला था, पुदुचेरी के अंदर खुला था। और ICAR की स्थापना कब हुई थी, ICAR की स्थापना हुई थी 1929 के अंदर। चलाता कौन इसको, KVK को ICAR चलाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड विजिट। ट्रेनिंग एंड विजिट को बोला जाता है बेनोर सिस्टम। बेनोर सिस्टम 1974 के अंदर चलाया गया था। ये जब हम ट्रेनिंग करते हैं या फिर विजिट करते हैं कहीं पर, उसको बोला जाता है बेनोर सिस्टम। बेनोर सिस्टम के अंदर क्या क्या आती है, ट्रेनिंग आती है और क्या आती है, विजिट आती है। ट्रेनिंग और विजिट बेनोर सिस्टम के अंदर। IRDP, इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया था, 1978 के अंदर आया था। इसके अलावा आता हमारा ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यह आया था 1979 के अंदर। नेक्स्ट आता है DWCRA, डी से डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया, 1982 के अंदर आया। IAYI आपकी इंदिरा आवास योजना 1985 के अंदर। मिड डे मील कब आया, 1995 के अंदर। अब इसका नाम शायद प्रधानमंत्री पोषण भी कर दिया गया है। आत्मा ATMA, ये कब आई थी आपकी, ये आई थी आपकी 1998 के अंदर। 1998 के अंदर ये NATP का एक प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है।
नेक्स्ट आपका आता है RKVY। जैसे RKVY के कैंप लगते हैं, RKVY का मतलब क्या आता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी, 2007 के अंदर। विकास से याद रख लीजिए, विकास 7, विकास 7। तो RKVY। RGM का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 2014 के अंदर दिसंबर के अंदर आई थी देसी काउज के लिए। नेक्स्ट आता है अमूल। अमूल का मतलब होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद नगर गुजरात के अंदर 1946 में, 1946 के अंदर। ICDP पढ़ाया था, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 के अंदर, और अमूल 1946 के अंदर। NDDP नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद नगर के अंदर 1965 के अंदर। अमूल 1940, NDDP और ICDP 1965। ऑपरेशन फ्लड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फर्स्ट फेज आया था इसका 1970 से 1980 के बीच में, सेकंड आया था 1981 से 85 के बीच में, और थर्ड आया था 1986 से 96 के बीच में। टोटल कितने ईयर्स लगे थे, 26 ईयर्स लगे थे। कितने, 26 ईयर। किससे संबंधित थी, मिल्क से संबंधित थी। और विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन में भारत कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 18.5% का कंट्रीब्यूशन करता है, 18.5% का। कब शुरू हुई थी ऑपरेशन फ्लड, 1970 के अंदर। कंप्लीट कब हुआ था, 1996 के अंदर। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग इंडिया के अंदर, MS स्वामीनाथन, वीट और राइस से क्या थी, ये रिलेटेड थी। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे होती है, एग्स के लिए। ब्लू होती है फिश के लिए, एक होती है गुलाबी झींगा मछली के लिए, और रेड होती है मीट के लिए, रेड होती है मीट के लिए। चिवोन कैसा होता है, रेड, डार्क रेड होता है, और इसके अलावा जो मटन होता है वह पेल येलो कलर का होता है, बेस्ट क्वालिटी। NDP का मतलब होता है नेशनल डेयरी प्लान, ये आया था 2011-12 से 2019 तक चला था, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 1982 के अंदर। अब देखते हैं रजिस्टर कि रजिस्टर कौन कौन से होने चाहिए। NDP के अंदर एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, NDP के अंदर कि नेशनल डेयरी प्लान के अंदर ये क्या था, इसके अंदर एक ही एम बनाया गया था, एक ही टारगेट बनाया गया था कि हम जो मिल्क एनिमल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन लेवल कैसे बढ़ाएं। तो इन्होंने बताया कि हम 4 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, NDP ने, नेशनल डेयरी प्लान ने, कि पहला तरीका है उसकी अच्छी फीडिंग करो, सेकंड है उसकी अच्छी ब्रीडिंग करो, थर्ड है उसकी अच्छी मैनेजमेंट करो, और फोर्थ होता है कि अच्छी प्रिवेंशन करो, कि उसको टाइम से क्या लगाओ, आप वैक्सीन लगाओ। नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर। कोई भी संस्था हो उसके अंदर रजिस्टर बहुत ज़रूरी होते हैं, और रजिस्टर कितने प्रकार के होंगे वे देखिए। पहला होता है ज़रूरी, जो कि अटेंडेंस रजिस्टर, जाती है अपनी अटेंडेंस लगाएं। इसके बाद OPD के अंदर डेट चेंज कीजिए, OPD। आउटडोर रजिस्टर होता है, ये आउटडोर रजिस्टर होता है, प्रतिदिन कितने पशु आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, कौन सी दवाइयाँ आप उनको दे रहे हैं, ये चीज़ें लिखी जाती है। रोग का नाम लिखा जाता है, पशुपालक का नाम लिखा जाता है, पशु की जो बीमारी होती है उसका नाम लिखा जाता है, टेंटेटिव डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट लिखा जाता है। स्टॉक रजिस्टर के अंदर क्या होगा, आप कंप्लीट स्टॉक रखते हैं। स्टॉक रजिस्टर के अंदर जितनी भी स्टेबल और अनस्टेबल जितनी भी हमारे पास सामान होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका सारा हिसाब स्टॉक रजिस्टर के अंदर रहता है। स्टॉक रजिस्टर के अंदर जितनी भी स्कीम से दवाइयाँ आती हैं उनका हिसाब रहता है। इसके अलावा इंडोर रजिस्टर, कि आपने कितने पशुओं को एडमिटेड कर रखा है उनके बारे में पशुओं का रिकॉर्ड होगा। ये होता है डिस्पैच नंबर, आप कोई डाक है वो किसी दूसरी संस्था को भेज रहे हैं उसके लिए रिसिप्ट नंबर, कोई डाक आपकी संस्था के अंदर आ रही है। इसके अलावा डेली एक्सपेंडिचर रजिस्टर, आपने हर रोज़ कितनी दवाइयाँ आप निकाल रहे हैं वो आता है आपका किसके अंदर, डेली एक्सपेंडिचर रजिस्टर के अंदर। इसके अलावा आता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रजिस्टर, AI की कौन से बुल से की कौन सा नंबर था, कौन सी हीट में थी, कौन सा लैक्टेशन नंबर था पशु का। वैक्सीनेशन, कौन सी वैक्सीनेशन की, किस टाइम पे की, बैच नंबर क्या था, डोज रेट क्या थी, और रूट क्या था। लेजर रजिस्टर के अंदर क्या होता है, आपका जितना भी सामान होगा संस्था के अंदर वो किसके अंदर आता है, लेजर रजिस्टर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आपका लेजर रजिस्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आपका हर्ड रजिस्ट्रेशन। हर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, हर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम 5 काऊ या बफ होनी चाहिए, जो कि क्या हो, बेस्ट ब्रीड हो, तो उनका क्या किया जाता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हर्ड के अंदर कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए।
इसके बाद आता है हमारा बुल रजिस्ट्रेशन। बुल रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होंगे, जो अच्छी क्वालिटी की ब्रीड होगी और उसके जो इंडिविजुअल स्कोर है उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको बुल का रजिस्ट्रेशन करते हैं और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है गौशाला अधिनियम। कब आया था? गौशाला अधिनियम आया था 1960 के अंदर। क्या आया था? 1960 के अंदर आया था। गौशाला और गौसदन के अंदर फ़र्क क्या होता है? गौशाला के अंदर जो पशु रखे जाते हैं उनसे प्रोडक्शन भी लिया जाता है, दूध भी लिया जाता है, दूध को बेचा भी जाता है। लेकिन गौसदन के अंदर यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, लगभग बीमार पशुओं को यहाँ पर क्या है, रखने का काम किया जाता है, बीमार पशुओं को रखने का काम किया जाता है। तो गौशाला कौन सी होगी? जहाँ पर गायें रखी जाती है धार्मिक और आर्थिक दृष्टि दोनों से। और गौसदन क्या होगा? जहाँ पर जो पशु नकारा हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, विकलांग हो चुके हैं, उनको क्या किया जाता है? गौसदन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा के अंदर हरियाणा ब्रीड इन पशु मेला कि कौन कौन से ऐसे पशु मेले हैं। तो रिसेंटली जो लगा था, कहाँ पर लगा था आपका? ये लगा था चरखी दादरी के अंदर, घसोला रोड, चरखी दादरी के अंदर। इससे पहले वाला लगा था भिवानी के अंदर। सबसे बड़ा कहाँ पर लगता है? झज्जर के अंदर। कहाँ पर लगता है? झज्जर के अंदर लगता है। इसके अलावा हरियाणा ब्रीड इन पशु मेला, गोगामेड़ी का मेला लगता है हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पर हरियाणा ब्रीड काऊ रखी जाती है। भरतपुर के अंदर जसवंत, और महाशिवरात्रि का लगता है करौली के अंदर, और दादरी के अंदर लगा था ये लास्ट वाला गौशाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं और अब की बार भी देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या होगा आपका? पहला इसके अंदर ICAR। ICAR का मतलब क्या है? यहाँ पर ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। NDRI का मतलब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल के अंदर 1955 के अंदर बना था। बना 1923 के अंदर था, 1955 के अंदर करनाल के अंदर आया। IVRI का मतलब होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली, यूपी। CSWRI सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मालपुरा, टोंक, राजस्थान। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, हिसार, 1985। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, मखदूम, यूपी, मथुरा। IGFRI का मतलब होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, यूपी। CIRC का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, मेरठ। NRCC का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, बीकानेर। NRCE का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, हिसार, 1986। CARI का मतलब होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली। नेक्स्ट आता है NRCP नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, यह है आपका असम, गुवाहाटी के अंदर, असम, गुवाहाटी के अंदर। इसके बाद आते हैं लीडर। लीडर क्या होगा? लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी ग्रुप को कंट्रोल करता है और वह ग्रुप उस लीडर की बातों से बिल्कुल प्रभावित रहता है। इसके अंदर 2 प्रकार के लीडर होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होगा? फॉर्मल वे लीडर्स होंगे जो अपने ग्रुप के अंदर एक अपनी पोजीशन रखते हैं। उनका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होता है? वोट डालकर होता है, वोट डालकर होता है, जैसे कि MLA, MP। और जो इनफॉर्मल होंगे उसमें लोग किसी एक से प्रभावित हो जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं? बना देते हैं, जैसे गांव का पटेल, गांव का मुखिया। एक होते हैं आपके वैसायिक नेता। वैसायिक नेता क्या होंगे? जो कि किसी विशेष क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं? अपना वेतन लेते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पशु चिकित्सक अधिकारी, मैनेजर, ये होते हैं। संस्थागत नेता, राजनीतिक नेता, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव आपके KASA, कासा ऑब्जेक्टिव हो गए एक्सटेंशन एजुकेशन के। कासा मतलब नॉलेज आएगी, एटीट्यूड आएगा, स्किल आएगी, और क्या आता है आपका? अल्ट्रेशन। क्या आता है? अल्ट्रेशन। इसके अलावा आपको याद रखना है एस्केड, ASCAID। इसका मतलब होता है असिस्टेंट टू स्टेट
फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। इसके अंदर क्या करेंगे, पशुओं के अंदर टीकाकरण किया जाता है, प्रिवेंशन की जाती है, प्रिवेंशन की जाती है। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन थे उसका क्या था एम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, नॉलेज की डेवलपमेंट करना, एटीट्यूड की डेवलपमेंट करना, स्किल की डेवलपमेंट करना, और व्यक्ति की जो समझ होती है, कार्य होती है, लक्ष्य आदि के अंदर क्या करना, अल्ट्रेशन लाना, मतलब कि परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम सभी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जो स्कीम्स हरियाणा के अंदर चल रही है। धन्यवाद। एक आप याद रख लीजिए NREP, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 के अंदर आया था, ये 1980 के अंदर आया था। और हमने क्या पढ़ा था, पोस्टर का साइज पढ़ लिया था 50 से 75। एक फ्लैश कार्ड का साइज याद रखिए 9 से 12 इंच, या फिर हमने पढ़ा था 10 से 12 सेंटीमीटर, सॉरी 10 से 12 तो पेजेज पढ़े थे, 9 से 12 इंच इसका साइज होता है, 9 से 12 इंच इसका साइज होता है। एक वर्ल्ड रैबिज डे, वर्ल्ड रैबिज डे याद रखना आपको कब आया था, वर्ल्ड रैबिज डे आया था आपका 28 सितंबर को, 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रैबिज डे। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस है मनाया जाता है। इसके अलावा आपका ब्लैक बोर्ड का साइज याद रखिए, ब्लैक बोर्ड का कौन सा आता है, 75 गुना में 100 सेंटीमीटर ब्लैक बोर्ड का। और जो DD किसान चैनल है वो कब चला था, 2005 के अंदर। किसान से याद रख सकते हैं KISAN, तो 5 अक्षर है और आपका जो वर्ल्ड वेट, जो आपका कौन सा दिन था वो आपका, एक था RRB रीजनल रूरल बैंक, ये आपका 1975 के अंदर बना था। एक आपका याद रखना आपको विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये अप्रैल के महीने के अंदर बनाया जाता है, अप्रैल के महीने का जो लास्ट शनिवार होता है उसके अंदर बनाया जाता है, शनिवार होता है उसका बनाया जाता है। किसी भी वस्तु का जो रूप होता है उसको क्या बोला जाता है, मॉडल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मॉडल बोला जाता है। और NEED क्या है और क्या होना चाहिए के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होगा, नीड बोला जाता है उसको। क्या है और क्या होना चाहिए इनके बीच के अंतर को नीड बोला जाता है। जब एक विषय पर 2 से अधिक वक्ता चर्चा करते हैं उसको बोला जाता है सिंपोजियम बोला जाता है। तो आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।